हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे थे हमारे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। प्रीवियसली हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा और एक टॉपिक भी डिस्कस किया। एक बार फिर से उसको ब्रशअप करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नए टॉपिक पर। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कैसे ये कंफर्म किया गया कि ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं उससे बिल्कुल ये कंसेप्ट अलग है। ग्लोबल वर्ल्ड ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन तो अभी आया था एंड ग्लोबल वर्ल्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो काफ़ी पुराना है। उसी के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है ये काफ़ी पहले इंटरकनेक्ट हो चुके थे हम लोग आपस में ड्यू टू ट्रेड एंड जो भी एक्सचेंजेस हम करते थे उनके कारण से। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। अब ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो लोग हैं, स्पेशली ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ये बहुत दूरी इन्होंने तय करी, बहुत अलग अलग प्लेसेस पे पहुंचते थे एंड देन फाइनली वो एक्सचेंज करते थे अपने आइडियाज, देयर स्किल्स, मनी, गुड्स, आर्टिकल्स और जो भी इनके नए इन्वेंशंस होते थे उन सभी को। यहाँ पर फिर ये भी बताया गया कि कैसे इंडिया कनेक्ट होता है वर्ल्ड के साथ में, कैसे ये पुरानी सिविलाइजेशन लगभग आज से 5000 साल पहले की बात करें, 5000 साल पहले कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन 300 BC 3000 BC और आज चल रहा है 2022, तो ऐसे में लगभग 5000 पहले से ही वी वर सिविलाइज्ड और कैसे हम कौड़ी को या फिर सी शेल को यूज करते थे एज आर करेंसी और हम ट्रेड किया करते थे और फिर हम फाइनली धीरे धीरे एक वर्ल्ड लेवल पे कनेक्ट हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सिल्क रूट ने। सिल्क रूट क्या था आप सभी जानते हो, द रूट वी फॉलो टू एक्सचेंज द गुड्स, और जो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाने वाला रास्ता था, ये आपको दिख रहा होगा मैप में, डिटेल में हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यस, यहां पे फूड किस तरह से ट्रैवल करके जाता है ये भी हमने देखा। स्पैगेटी या पोटैटो, एक और मतलब पोटैटो और स्पैगेटी जो कि बहुत ही स्टेपल डाइट बन चुकी थी दुनिया में, अलग अलग जगह कहां से आई थी। स्पेशली अगर हम बात करें स्पैगेटी की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो स्पैगेटी, अमेरिका वाले समझते हैं कि वहां हुआ था, बट ये ट्रैवल होकर के आई थी कहां से? चाइना से। एंड देन फाइनली ऐसा ही एक और चीज हमें सुनने को मिलता है पास्ता, जो कि हमें जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहां से बिलोंग करता है? अरब से। ओके, इंडिया के मैक्सिमम चीजें जो जैसे पोटैटो है, सोया है, ग्राउंड नट है, मेज है, टमाटो है, चिले है, स्वीट पोटैटो एंड ऑल सच थिंग्स, ये बिलोंग करती है ओरिजिनली अमेरिका से। ठीक है, एंड एक बार तो ऐसा भी हुआ था जब आयरिश कम्युनिटी ओवरली डिपेंडेंट हो चुकी थी पोटैटो पे और अचानक से लॉन्ग ड्यू टू अ फेमाइन एक बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन तक क्रॉप फेलियर हुआ पोटैटो का एंड दे यहाँ पे एक फेमाइन आ गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ओके, ये हमने देख लिया। फिर एक नया टॉपिक हमने पढ़ा था कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। सो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से यूरोप के अंदर इन तीनों ही टॉपिक को वन बाय वन अगर अपन वापस एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझें। सो डिजीज, नो डाउट आप जर्म्स भी लेकर गए दूसरी जगह पर, वहां पर आपने ट्रेड किया एंड ऑल, तो ट्रेड आपने समझ लिया। डिजीज क्या था? जब आप दूसरी जगह पहुंचे। और कॉन्क्वेस्ट क्या? जब अमेरिका लोगों ने खोज लिया तो हमें प्रॉस्पेरिटी दिखी हर जगह पर अमेरिका की, एंड जब ये प्रॉस्पेरिटी हमें दिखी थी देन इस प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पर पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज के अलावा स्पेनिश थे, तो इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका को हराने के लिए जो डिजीज थी लाइक स्मॉल पॉक्स डिजीज, जो कि अमेरिका में बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी सीन नहीं देखा जाता था उस टाइम तक, तो उन्होंने उस स्मॉल पॉक्स को एज अ वेपन यूज किया उन लोगों को हराने के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी हमने यहां पर डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि क्या सिचुएशन रही 19th सेंचुरी में, स्पेशली 1815 टू 1914 के बीच में। अब देखो 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो ये 19th सेंचुरी से बिलोंग नहीं करता, ये बात दिमाग में रख लेना अच्छे से। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के अंदर क्या सिचुएशन हुई, हम सभी ने इस बात को हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है दैट पूरे यूरोप की बात करो या पूरे वर्ल्ड की बात करो, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट फेजेस को लेकर आया। चाहे हम हमारे देश की बात करें 1757, उसके बाद से मतलब ब्रिटिशर्स का वहां पे कंट्रोल आ जाना, 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, और फिर पूरी तरीके से इसको कवर अप कर लेना 1857 की रिवॉल्ट,
एंड 20th सेंचुरी में जाकर के हमारा आजाद हो जाना। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस वर हैपनिंग, जिसके कारण से हमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले। ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। अब 19th सेंचुरी में वर्ल्ड चेंजेस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन हो रहा था, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन हो रहा था, एज वेल एज सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस भी यहाँ हो रहे थे। टेक्नोलॉजी टेकिंग प्लेसेस, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही थी, रिप्लेस कर रही थी ह्यूमन को। ऐसे में यहाँ सोसाइटी भी अब बदल रही थी, और सोसाइटी के बदलने के साथ साथ जो रिलेशन थे, किसके, एक्सटर्नल रिलेशंस लाइक दूसरी कंट्रीज के साथ में, उनमें भी चेंजेस आना शुरू हो चुका था। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इन चेंजेस को, सीरीज ऑफ चेंजेस को 3 बड़े इवेंट्स में बांटा है। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट की, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है तो हिस्ट्री का, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोग जो एंगेज हो रहे हैं उनका मेन पॉइंट तो क्या है, ट्रेड ही तो है और प्रॉस्पेरिटी ही है अपने देश के लिए। सो अल्टीमेटली यहां पर इकोनॉमिस्ट ने इन चेंजेस को, पूरे चेंजेस को, इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इन सारे फैक्टर्स को जब एनालाइज किया इकोनॉमिस्ट ने, देन फाइनली दे हैव क्रिएटेड सम कैटेगरीज। दे हैव क्रिएटेड 3 कैटेगरीज। अगर इन तीनों ही कैटेगरीज को हम समझें तो यहां पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज को कुछ फ्लोज के साथ इन्होंने डिनोट किया है। यहां पे पहला जो फ्लो है दैट इज फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा जो फ्लो है दैट इज फ्लो ऑफ लेबर, और तीसरा जो बड़ा फ्लो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल या फ्लो ऑफ कैपिटल। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये तीनों है क्या चीजें, ठीक है। पहली बात समझते हैं, इन्होंने कहा कि 19th सेंचुरी में वर्ल्ड बदल रहा था इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण। अब जो ये इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने कहा कि ये 3 टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, या 3 टाइप के फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में। मतलब वर्ल्ड में जो चीजें एक्सचेंज हो रही है, वर्ल्ड में जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, ये 3 टाइप की चीजें मूव कर रही है। पहली कौन सी है? पहली है फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड बढ़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, या दूसरी जगह वाले कहीं और जाकर के बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो फ्लो ऑफ ट्रेड हो रहा है, जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखा। यहां स्पेशली जैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बात की थी, सिल्क रूट उसका कैसे इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी कैसे हुई थी, ड्यू टू सिल्क के एक्सचेंज से। तो क्लोथ हो गया और फिर व्हीट हो गया, खाने के जितने भी फूड आइटम्स थे। अगर हम सेकंड फ्लो की बात करते हैं तो लेबर, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहां पर जॉब थी ही नहीं, जहां पर कोई वर्क ही नहीं था, ना ही तो वहां पे वो हार्वेस्ट ग्रो कर सकते थे और ना ही कोई मैकेनिज्म वहां था, मशीनरी वहां थी, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां था। तो ऐसे में जो लेबर था, जो काम कर सकता था, वो जॉब की तलाश में मूव करता है। तो उसी को हमने क्या किया, यहां पर एक नया नाम दिया, हमने नहीं, इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया, द फ्लो ऑफ लेबर व्हेन पीपल माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग द जॉब्स। जब एक जगह से निकल के दूसरी जगह वो पहुंच गए टू सर्च द एम्प्लॉयमेंट। एंड द थर्ड पॉइंट जो हमने यहां डिस्कस किया कि कई बार ऐसा भी हुआ कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब वो गए, अमीर आदमी जब वहां पहुंचा तो उसको लगा कि यहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो उसने वहां पे जमीन खरीद ली, वहां पे उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी तरीके से। हो सकता है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। अमूमन शॉर्ट टर्म को हम 3 साल और लॉन्ग टर्म को हम 3 साल से ज्यादा कंसिडर करते हैं आज के टाइम के हिसाब से। तो वहां पर उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया बड़ी दूरी पर, तो ऐसे में यहां पे कैपिटल भी मूव हुई, यहां से पैसा निकाल करके उन्होंने कहीं और लगा दिया। तो ऐसे में द मूवमेंट of capital is also considered the third type। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये तीसरा टाइप होगा कि जब आप मूवमेंट करोगे या फ्लो करोगे किसका, कैपिटल का। तो देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट मूवमेंट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल। ओके, कैपिटल क्या होता है, फिर से एक बार इसको समझते हैं अपन। कैपिटल का मतलब यहां पे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको फ्यूचर में अर्न करके देता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो आप कमाने के लिए खर्च कर रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल में कंसीडर किया जाएगा। लाइक आपने एक घर खरीदा है तो वो आपका कैपिटल में कंसीडर तब तक नहीं होगा, ठीक है, वो आपका असेट हो सकता है, बट कैपिटल वो तब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक कि वो घर आपको कमा के नहीं दे रहा है। आपने फैक्ट्री ओपन कर ली तो फैक्ट्री का बिल्डिंग है, वो आपका कैपिटल है। आपने मशीन खरीद ली, मशीन आपको प्रोड्यूस करके दे रही है, तो वो आपका कैपिटल है। अगर आपने
किसी भी तरीके से कैश इन हैंड रखा है या कैश इन बैंक रखा है तो वो भी आपके कैपिटल में कंसीडर की जाएगी, ठीक है। एंड ये जो तीनों फ्लो थे, इन तीनों फ्लो को अगर आप क्लोजली देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे देखिए यह लिखा हुआ है, ये जो तीन फ्लो आपने देख रहे हैं, इन तीन फ्लो से बहुत सारे लोगों की जो लाइफ थी वो अफेक्ट हुई। अगर आप इसको डीपली एनालाइज करो तो यहां पर इंटरकनेक्शंस थे किन किन के बीच में, टाइम मतलब टाइम बीइंग प्रोसेस था। एक टाइम में कुछ जैसे लाइक ट्रेड वो ब्रेकडाउन हुआ, कई बार लेबर ब्रेकडाउन हुई, कई बार कैपिटल भी। तो यहां पर जैसे लेबर माइग्रेट करके गई, कई बार तो ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस और कैपिटल फ्लो, कई बार ऐसा भी हुआ कि आप एक जगह पर बिजनेस नहीं होने दिया जा रहा है किसी कारण से, कोई चीज जहां पे प्रोडक्शन होता था उसकी डिमांड बढ़ रही थी, तो जो दूसरे पावरफुल पीपल थे दे हैव स्टॉप्ड देम, तो दोज पीपल हु वर क्रिएटिंग समथिंग दे मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर एंड एस्टैब्लिश देयर बिजनेस समवेयर एल्स। तो वहां पर उन्होंने कहीं पर बिजनेस अपना सेटअप किया। जो ये मूवमेंट हुआ वो परमानेंटली भी था, कई बार ये क्या हुआ, ब्रोकन भी हुआ, टाइम टू टाइम इसमें बदलाव भी हुए, टाइम टू टाइम ये चीजें बदली भी, चेंज भी हुई, ठीक है। होपफुली यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें, जब मैं बात कर रहा हूं 19th सेंचुरी की, तो ऑफ कोर्स यहां पर किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिकल शेप लिया जाना स्टार्ट हुआ उसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अभी तक आपको थोड़ा सा ये समझना है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को एनालाइज कर लिया था दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्लोज विच कैन बी सीन, कि पहला ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा मूवमेंट देख रहे हो आप लेबर्स का, और तीसरा मूवमेंट देख रहे हो आप कैपिटल का, मतलब मनी एक्सचेंज हो रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि जैसे स्लेव ट्रेड हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में, कि आपने क्या किया, आपने यूरोप से आप अफ्रीका पहुंच गए, मतलब फ्रांस से आप अफ्रीका पहुंच गए, वहां से लोगों को पिक किया, वहां पर से उन्होंने आपने उनको पिक करके कहां पर बैठा दिया या ले गए अमेरिका, और अमेरिका से वहां से आप बहुत सारी चीजें लेकर आ गए यूरोप में, फिर उसको बेच दिया, ऐसे कर रहे थे। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो आप पहले मूव कर रहे हो कहां से, यूरोप से अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर आप क्या लेके जा रहे हो, पैसा लेके जा रहे हो और बदले में ह्यूमन रिसोर्सेज ले रहे हो। वहां से आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को पिक किया है, मतलब लेबर को पिक किया, मूवमेंट किया उनका, कहां पर, अमेरिका में। अमेरिका से क्या किया आपने, प्रेशियस स्टोन्स लिए, मनी लिया या और कुछ, तो वहां से मूवमेंट ऑफ लेबर हो गया और वहां से मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, कहां पे, वापस से यूरोप में। तो इस तरह से एक्सचेंजेस चलते जा रहे थे। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो जो कंट्रीज थी जो सेल्फ सफिशिएंट थी इन फूड, लेकिन 19th सेंचुरी में जैसे ब्रिटेन है, the self-sufficiency in the food meant lower living standards and social conflicts. Why was this so? अगर आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो सुनना अच्छे से। अगर आप ट्रेडिशनली देखते हो, अमूमन अगर हम किसी देश के बारे में बात करते हैं तो ये सारे लोग, जितनी भी कंट्रीज होती हैं जो भी सेल्फ सफिशिएंट होती है फूड में, ऐसी ही एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन भी सेल्फ सफिशिएंट थी फूड के मामले में। अब ब्रिटेन की कंडीशन क्या हुई, जब आप सेल्फ सफिशिएंट होने की बात करते हो तो वहां पर क्या देखने को मिला आपको, यहां पे लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स और सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे अचानक से पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, ठीक है। कहां पे, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं अपन। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझना, अदरवाइज ये समझ में तुम्हें नहीं आएगा, और समझ में नहीं आया तुम्हें तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा बहुत लंबे टाइम तक के लिए, जब तक आप इसको दोबारा नहीं सुनोगे। तो सुनना, फिर इस फोटो को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो पॉपुलेशन थी, अचानक से यहां पर पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, और जब पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ तो फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ी। किसकी डिमांड बढ़ी, फूड ग्रेन्स की। और ये क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा, आपको अच्छे से सुनना है, दोबारा समझना है किस तरह से इकोनॉमी शेप लेती है। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन 19th सेंचुरी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट था, बट वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड लो हो गए एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुई, बिकॉज अचानक से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया। जब पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, ऑफ कोर्स खाएंगे तो सही लोग। अब यहां पे जितने भी अर्बन सेंटर्स थे, इन्होंने इंडस्ट्रीज को ग्रो करना शुरू किया। इंडस्ट्रीज क्या होने लगी, ग्रो होने लग गई। अब तेजी से इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और एक यहां पर ग्रुप और एग्जिस्ट करता है, जो कि कौन है, लैंडेड ग्रुप्स, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो कि हार्वेस्ट ग्रो कर रहे हैं। अब समझो, जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है तो यहां डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वेंट अप, तो यहां पे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। अब समझो पैक्ड
पैक्ड कोई भी चीज मिल रही है आपको, मशीन मेड कोई भी चीज मिल रही है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो लोगे आप। रॉ मटेरियल क्या था उस टाइम पर? फूड आइटम्स के लिए ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है ब्रिटेन में, और साथ ही साथ वहां पे रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ रही है। अब रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ रही है, फूड ग्रेन की प्राइसेस क्या हो जाएगी? हाइक हो जाएगी। अब वापस से सुनो, एक तरफ है इंडस्ट्री, एक तरफ है एग्रीकल्चरिस्ट। अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनको चाहिए रॉ मटेरियल, और इवन रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा? फूड ग्रेन्स कैसे मिलेगा? जब उनका प्रोडक्शन होगा। तो ये प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं, मतलब खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं, और इधर से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, इन्होंने क्या किया? फूड ग्रेन्स की प्राइसेस को हाइक कर दिया। इनको तो चाहिए था फूड ग्रेन्स, और उस टाइम पर पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी, तो उनको खाने के लिए चाहिए था। तो यहां पे इसको समझना ऐसे कि जो पॉपुलेशन है उसको भी फूड आइटम चाहिए, तो यहां पे उसने भी उसकी प्राइसेस बढ़ा दी। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी रॉ मटेरियल कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको भी रॉ मटेरियल के फॉर्म में चाहिए था फूड ग्रेन, इनकी प्राइस बढ़ गई। साथ ही साथ जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाती है। बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसी प्रपोर्शन में उसके रेट्स भी क्या हो जाएंगे? हाइक हो जाएंगे। तो जो प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर ने भी क्या किया? अपने प्राइसेस को हाइक कर दिया। बट इन सब के बीच में कंडीशंस बहुत ही बुरी होती जा रही थी कि ये लोग, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स जो थे, दे वर डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट कि आप जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो ना फूड ग्रेन, क्योंकि दोनों तरफ आपको फूड ग्रेन्स दिख रहे होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बोल रहे हैं कि हमें फूड ग्रेन चाहिए, पॉपुलेशन भी बोल रही है कि हमें खाने के लिए फूड ग्रेन चाहिए, तो बाहर से इन्होंने क्या इंपोर्ट करना शुरू कर दिया? कॉर्न। कॉर्न मतलब मक्का। अल्टीमेटली ये जो प्रोड्यूसर्स थे, इनको जब बाहर से आता हुआ फूड ग्रेन दिखा तो इनको लगा कि हमारे फूड की तो वैल्यू, अब जबकि हमारी डिमांड बढ़ रही है, पैसा हमें मिलना चाहिए ज्यादा, तो अल्टीमेटली इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया कि आप लोग बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, हम आपको यहीं पर ग्रो करके देंगे, इससे आप हमारा नुकसान भी कर रहे हो और आपका नुकसान भी कर रहे हो। वो लोग इस टाइम तक कंडीशन इस तरह की बना चुके थे कि उन्होंने इस तरह का पिक्चर क्रिएट किया कि अगर आपने बाहर से चीजों को मंगाया तो आप ही का नुकसान होगा, आपका कैश फ्लो बाहर की तरफ हो जाएगा। और यहां पे जो गवर्नमेंट थी उसने एक नया लॉ बना दिया, और वो लॉ क्या कहलाया? कॉर्न लॉ। इसको वापस से एक बार समझते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो बहुत ही सिंपल है, फिर से समझना कि जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड की डिमांड बढ़ी, फूड की डिमांड से उसका प्राइसेस भी बढ़ गया, और जो फूड प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को इस बात के लिए अश्योर किया कि बाहर से आप जो इंपोर्ट कर रहे हो कॉर्न को, उससे कहीं ना कहीं आपका कैश फ्लो बाहर जाएगा, और उस चीज को, इनकी डिमांड को, सप्लाई को बराबर करने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप इंपोर्ट करना बंद कर दो। ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया? वहां के जो सरकार थी, जो एम्पायर था, उन्होंने क्या किया? फाइनली एक लॉ बना दिया। इस लॉ में इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कॉर्न के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि बाहर से कोई भी चीज हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इस लॉ में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। अल्टीमेटली इसी को हम कॉर्न लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब क्या हुआ? कॉर्न लॉ लगने से इंपोर्ट बंद हो गया। इधर इनका जो सप्लाई था वो सप्लाई उतना नहीं था जितना चाहिए था, बिकॉज पॉपुलेशन को भी फूड ग्रेन चाहिए था और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, तो इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, और यहां पर भी जो एपेटाइट था वो अपने हाइक पर था। तो ऐसे में यहां पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने, और जो अर्बन एरियाज में रहने वाले रिच कम्युनिटी थी, दे हैव डिमांडेड टू गवर्नमेंट कि भैया आपने जो लॉ बनाया है ये किसी भी तरीके से फ्रूटफुल नहीं है। फाइनली क्या किया गया? कॉर्न लॉ को अबॉलिश करने की बात उठी, एंड इन्होंने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको समझाया कि जितना आप सोच रहे हो उतना नुकसान आपको नहीं होगा, जितना आपने ये इंपोज करके अपना कर लिया है नुकसान। फाइनली इनकी बात को माना गया एंड कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर दिया गया। इनके कहने से तो लगाया गया था कॉर्न लॉ, और इनके कहने से कॉर्न लॉ हटा दिया गया। ठीक है, फाइनली आफ्टर द कॉर्न लॉ जब डिसॉल्व हो गया तो फूड, वापिस से सुनना, आफ्टर द कॉर्न लॉ वर डिसॉल्व्ड द फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कंपीट विथ इंपोर्ट्स। तो बाहर से जितना सस्ते में ये फूड आ रहा था ना, अमेरिका से और दूसरे प्लेसेस से,
अगर वो अपने देश में ग्रो करते उसको, तब भी वो काफी चीपर था बाहर से लाने की बजाय। ठीक है, नहीं, इसको वापस एक बार रिक्रिएट करता हूं। जो इंपोर्ट ही कर रहे थे ना जिस रेट पर, वो काफी चीपर था बजाय वो जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसके। ठीक है, शायद मैंने पहले इसको उल्टा बोल दिया था, तो समझना है इसको। इन्होंने क्या किया, जब इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था तब इनकी प्राइसेस अपने आप हाइक हो गई थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए महंगा पड़ रहा था, और जो कंज्यूमर्स थे वहां पे उनके लिए भी महंगा पड़ रहा था। और जब ये रेस्ट्रिक्शंस हटे, देन फाइनली दे रियलाइज्ड कि जो इंपोर्ट है वो काफी सस्ता है बजाय खुद का प्रोडक्शन करने के। सो फाइनली यहां पर जो लैंड्स थी वो अनकल्टिवेबल हो गई। अब उनको लगा कि कल्टीवेशन करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है और चीपर हो रहा है। देन फाइनली जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने उस लैंड को कल्टीवेट करना ही बंद कर दिया। अब लैंड्स पे कल्टीवेशन बंद हो गया, एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड विमेन वर थ्रोन आउट वर्क। काम से उन लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि ये जो लैंड ओनर्स थे बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, और यहां पे लेबर वर्क काम करवाते थे इनसे, जो भी लोग वहां पे कॉमनली रहते थे। तो ऐसे में इन लोगों को जॉब से हटा दिया, क्योंकि कल्टीवेशन अब होगा ही नहीं, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा सस्ता पड़ रहा है कल्टीवेशन कराने की बजाय। एज द फूड प्राइसेस फेल, इसीलिए जो फूड की प्राइसेस थी वो क्या होगी, गिर गई, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ता गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एंड कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, और यहां पे ब्रिटेन का जो कंजप्शन था इन फूड आइटम्स का, स्पेशली कॉर्न एंड जो भी ईडेबल्स थे, उन सभी का कंजप्शन क्या हुआ, बढ़ गया। अगर हम इसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे की तरफ, तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि अब तेजी से जो एग्रीकल्चर सिनेरियो था वो इंडस्ट्रियल सिनेरियो में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। कैसे कि ब्रिटेन अब इंडस्ट्रीज को तेजी से ग्रो कर रहा था, यहां पर इनकम क्या हो रही थी, तेजी से बढ़ रही थी, फूड इंपोर्ट भी बढ़ेगा। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर लैंड्स को क्लियर किया जा रहा था, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा था, जिससे कि ब्रिटेन की डिमांड को वो पूरा कर सके। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कौन आ जाएगा, जर्मनी की इस तरफ वाली कंट्रीज जितनी भी है, ठीक है, रशिया आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, फाइनली ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। हर जगह से प्रोडक्शन बढ़ाया जाने लगा, बिकॉज ब्रिटेन को फूड की डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी। एंड अब वहां पे फूड केवल खाने के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो दूसरे ऑल्टरनेटिव आइटम्स बनाने के लिए भी यूज किया जा रहा था। अल्टीमेटली उनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही थी, एंड इनको मीट करने के लिए, उस डिमांड को मीट करने के लिए यहां पर से तेजी से प्रोडक्शन बढ़ने लगा, स्पेशली अमेरिका में तेजी से प्रोडक्शन बढ़ने लगा रॉ मटेरियल का, फूड आइटम्स का, और वो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं और ये एग्रीकल्चर कंडीशंस को अपना बेटर कर रहे हैं। ठीक है, इसी को और थोड़ा आगे समझते हैं। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन्स टू द पोर्ट्स। अब आपने इंपोर्ट करना है, अब इंपोर्ट करने के लिए सबसे उस टाइम पर देखो एयरवेज नहीं था, ठीक है, एंड फाइनली एयरवेज था, तो इस लेवल पर नहीं था कि आप बड़े पैमाने पर चीजों को इंपोर्ट कर सको। तो बाय द वाटरवेज आप क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे। तो यहां पर जो रेलवेज था वो उसकी बहुत जरूरत महसूस हुई एग्रीकल्चरल रीजन्स में, सो दैट कहां से, पोर्ट से, जब शिप यहां आ जाए तो पोर्ट से एग्रीकल्चरल रीजन्स तक आप उसको कनेक्ट कर सको, नॉट इवन इन ब्रिटेन बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे भारत में भी तो यही किया इन्होंने, भारत में कैलकाटा को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है, फिर मद्रास को, फिर बॉम्बे को। क्यों? क्योंकि इन पोर्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, सारा सामान जब कहीं से भी ये लेकर के आते थे, प्रोड्यूस करते थे, फिर वो अपने देश में लाने के लिए पोर्ट्स का यूज करते थे। तो रेलवेज को और दूसरे प्लेसेस, मतलब जो दूसरे वो सारे रिसोर्सेज थे जिनके थ्रू ये चीजों को कम्यूट कर सकते थे, उन्होंने उसका प्रोडक्शन करना शुरू किया। इवन रेलवेज का इन्वेंशन भी इसी तरीके से हुआ, ट्रैक्स भी इसी तरीके से बने। जो लोग थे, द पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग दैम अंडर द कल्टिवेशन, द पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग दैम अंडर कल्टिवेशन। बड़े बड़े जो नई जमीनें थी उन पे लोगों को सेटल डाउन किया गया, जिससे कि वहां पे कल्टिवेशन वो कर सकें। इसका मतलब है बिल्डिंग्स, होम एंड सेटलमेंट्स बनाए जाना शुरू हुआ। ये जो एक्टिविटीज थी दैट रिक्वायर्ड द कैपिटल एंड लेबर, जो नई जगह पर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं वहां पर क्या रिक्वायरमेंट थी, अब आपको घर बनाना है, आपको अपनी बिल्डिंग्स बनानी है, सेटलमेंट्स बनाने हैं, तो आपको कैपिटल एंड लेबर की जरूरत थी। इस तरह से कैपिटल का फ्लो होना शुरू हुआ
फाइनेंशियल सेंटर से सच लाइक लंदन से पैसा निकलता था इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, एंड वो कहाँ मूव करता था, उन प्लेसेस पे जिन प्लेसेस पे नए नए सेंटर्स आप डेवलप कर रहे थे। जैसे हम बात करें, इंग्लैंड से पैसा आया इंडिया में। अब इंडिया में क्या हुआ, फिर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ किस चीज़ों का, रेलवेज का। बड़े बड़े इन्होंने बिल्डिंग्स बनाए, वेयर हाउसेज बनाए, पोर्ट्स बनाए। लेकिन इनके पीछे का मकसद क्या था, मकसद यही था कि आप किस तरह से इनको अपने हिसाब से यूज करने के लिए लायक बना लोगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हुई। तो इसको कहा गया कैपिटल का फ्लो। इसके पहले वाले में लोगों को मूव करना पड़ गया क्योंकि अब कल्टीवेशन होता ही नहीं था, तो उसको कहा गया फ्लो ऑफ लेबर। यह है फ्लो ऑफ कैपिटल। इसके पहले वाला फ्लो ऑफ लेबर, और उसके पहले वाला ट्रेड। तो तुम जानते ही हो कि अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहां से क्या होता था, फूड आइटम्स क्या कर रहे हो आप, बेच रहे हो कहां पे, यूरोप में। तो वो हो गया फूड फ्लो ऑफ ट्रेड। ओके, सो डिमांड फॉर द लेबर इन प्लेसेस वर where the labor was in a short supply, as in America, Australia led more migrated 50 million people immigrated from Europe to America। तुम जानते हो ऐसा हुआ अमेरिका में, क्योंकि प्लांटेशन वर्क हो चाहे और कोई कंडीशंस हो, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, और इवन 9th क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि अमेरिका के अंदर काम करने के लिए लोग नहीं है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं बट काम करने के लिए लोग नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल इमिग्रेट हुए फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। 50 मिलियन लोग अमेरिका पहुंचे क्या करने के लिए, लेबर वर्क करने के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियन पीपल एस्टिमेटेड लेफ्ट देयर होम्स, क्रॉस्ड ओशियंस, वास्ट डिस्टेंस ओवर द लैंड एंड सर्च फॉर बेटर फ्यूचर। 150 मिलियन लोग मूव करते हैं अपने देशों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा इन्होंने किया, एंड फाइनली यहां अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल माइग्रेट होते हैं यूरोप से अमेरिका, एंड साथ ही साथ 150 मिलियन लोग इमिग्रेट होते हैं फॉर सर्चिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसे ही फाइनली अगर हम इस चीज को पढ़ें तो 1890 तक, 19th सेंचुरी के एंड में आते आते ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने शेप लेना शुरू किया। अब यहां पर इकोनॉमी चेंज हो रही है, एग्रीकल्चर से वो मूव कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हैं। यहां पे बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, लेबर का काम करने का पैटर्न भी चेंज होना देखने को मिला, चेंजेस कैपिटल फ्लो में भी, इकोलॉजिकल सिस्टम्स में भी, टेक्नोलॉजीज में भी। अब ये जो फूड था, फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर विलेज और टाउन, केवल पड़ोसी जगह से नहीं आ रहा था, अब ये थाउजेंड्स माइल दूर से आने लग गया था। ट्रांसपोर्टेशन होता था रेलवेज के थ्रू, बड़े बड़े नए नए चीजों का, शिप का भी यूज होने लगा। आप सभी जानते हैं 1857 के बाद में हमारे भारत में भी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा था 1859 के अंदर। 1857 के बाद में भारत के अंदर एक नया एक्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। 1859 जो भी कहते हैं, 1859 हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा आप। तो ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, उसकी लकड़ी को काटा जा सके और उस लकड़ी से शिप बनाए जा सके, क्योंकि उस टाइम पर शिप की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, बात समझना। वहां पर क्या हुआ था, इंग्लैंड में बड़े बड़े शिप बना करके जो पेड़ हुआ करते थे, जिससे कि जो लकड़ी तैर सकती थी आसानी से पानी में, वो लकड़ी वहां पर खत्म होना शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स को लगा इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ा एरिया है, यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, तो उन्होंने रिजर्वरीज बना दिया। अब इन रिजर्वरीज में क्या करते थे, वहां के लोगों को बाहर निकलने नहीं देते थे, वहीं पर काम करवाते थे। तो बड़े बड़े जो पेड़ थे जिससे शिप बनाया जा सकता था, वो पेड़ काटना शुरू किया और उसे शिप बनाना शुरू किया गया। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे में रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ, यहां पे डिमांड बढ़ गई, लो पेड वर्कर्स आसानी से मिलने लग गए। ठीक है, और कैरिबियन चेंज भी मिला अफ्रीका में और यूरोप में, अफ्रीका में, और कैरिबियन चेंजेस आपको देखने को मिले। यहां पे पंजाब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेटवर्क क्रिएट कर दिया अपना, कैनल्स को बना करके। अब इन कैनल्स के थ्रू क्या होता था, कैनल्स के थ्रू आप इंटरलिंक कर देते थे स्टेट्स को भी। ठीक है, आप सी रूट से जा सकते हो, दूसरे कनेक्शन बैठा सकते हो, दूसरी जगह पर जा सकते हो, दूसरे कंट्रीज तक अप्रोच कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट द स्टेट्स, आप लॉन्गेस्ट वे यूज करोगे, रेलवेज में भी बहुत टाइम लगेगा, इट वुड बी कॉस्टली। ऐसे में आपको सस्ता जो रास्ता चाहिए था वो क्या कि आप कैनल्स बनाओ। इवन समुद्र में भी आपको एक बहुत बड़ा रास्ता क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा, तो इट वुड बी इजी कि आप कैनल फॉर्मेशन करो। ठीक है, सुएज कैनल
इसी से तो बना था, स्विस कैनल का भी मेन इंटेंशन यही था। सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क क्रिएट किया जो इरिगेशन कैनल्स का, टू ट्रांसपोर्ट सेमी डेजर्ट वेस्ट इनटू द फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स। यहां पे माइग्रेटेड बाय द न्यू कैनल, those places were settled by the peasants from the other place of Punjab, and cultivation of cotton expanded the worldwide to feed the British textile mills. Ultimately यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से करना शुरू किया। क्यों? ब्रिटिशर्स को यहाँ दिख गया था कि इंडिया के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, बहुत सारे रिवर्स हैं, 5 रिवर तो बड़ी है, अल्टीमेटली उससे बहुत सारी कैनल्स निकाली जा सकती है। ऐसे एरियाज को भी कल्टीवेट करना शुरू किया गया जहाँ पे कल्टीवेशन पहले वर्क नहीं होता था, वहाँ पर उन्होंने कॉटन का ग्रो किया। कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी बिकॉज कॉटन बहुत फाइन था हमारे इंडिया का, एंड वहाँ पे मशीन मेड गुड्स बन रहे थे। अब तो मशीन मेड गुड्स बनाने के लिए जो मशीन से बनते थे वो फाइन होते थे, लेकिन रॉ मटेरियल के तौर पर उनको क्या चाहिए था? कॉटन चाहिए था। फाइनली यहाँ से पंजाब से कॉटन का कल्टीवेशन होता, रॉ कॉटन को पहुंचाया जाता इंग्लैंड, इंग्लैंड से वो मशीन मेड गुड्स में कन्वर्ट होता, एंड फाइनली वो वापस से भारत में ही आ जाता बिकने के लिए। इस तरह की चीजें होना शुरू हुई। बात कर रहा हूं 19th सेंचुरी की। फाइनली मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के अंदर अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, इफ नॉट देन आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, कहीं इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट क्लास में एक इसके आगे के नए टॉपिक के साथ में। लेकिन हाँ प्लीज, ये एक लंबा चैप्टर है तो आपको आगे वाले पिछले वाले इंसिडेंसेस याद होने चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड द जो आगे आने वाले इंसिडेंसेस हैं। तो पुराना क्या क्या रहा उनको आप टॉपिक वाइज रिमेंबर करें, याद रखने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से फाइनली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।